हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो वीडियो है दैट इज़ ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो मैं जैसे बोला था कि मैं अभी माइक्रो में स्टार्ट करूँगा, और माइक्रो में मैं क्या करूँगा कि कंज्यूमर प्रेफरेंस के पढ़ाऊँ। पहले मैंने एक बजट के इस ऑन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है। कंज्यूमर थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रेफरेंस, कह सकते हो। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है पहले बताऊंगा कि प्रेफरेंस जो है एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, और कंज्यूमर प्रेफरेंस जो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है हम उसको कैसे फॉर्मलाइज करते हैं, क्या क्या एक्शियम्स लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द मेन 5 एक्शियम्स जिसके बेसिस पे हम उसको फॉर्मलाइज करते हैं। नंबर तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हमने इंडिफरेंस कर्व को क्या कैसे प्लॉट करेंगे, और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होता है, कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या मेन प्रेफरेंसेस होता है, उसके मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो आज हम जो है बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कि अगर आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में यूटिलिटी फंक्शन होगा, मैक्सिमाइजेशन होगा, उससे पहले आज हम पढ़ेंगे कि हमने क्या बेसिक असम्पशंस लिया हुआ है on a behavioral aspect on this preference to more formalize the things। ठीक है, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो कि ये कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्मलाइज और डिराइव किया गया। ठीक है, so let's start with the consumer preference। so let's start with the consumer preference। so consumer preference क्या है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सो नाउ in this consumer preference, so we will consider two goods। okay, we will consider two goods। one is good to one, another is good two। ठीक है, so good one and good two ये दोनों है, and then we will make two bundles, bundle A and bundle B। so what is bundle A? Bundle A consists of x1 amount of good 1 and x2 amount of good 2, while bundle B consists of y1 amount of good 1 and y2 amount of good 2। तो ये जो है ये दोनों बंडल है, मतलब बंडल यू आर मेकिंग बंडल फ्रॉम टू गुड्स, गुड 1 एंड गुड 2। उस हिसाब से हम डिफरेंस करते हैं प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस का जो सिंबलाइज करते हैं हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये प्रेफरेंस क्या होता है, ये प्रेफरेंस वो होता है जैसे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस है कि आपको ये खाना है या वो खाना है, तो आप बोलते नहीं मुझे ये प्रेफरेंस है, मैं ये प्रेफर करता हूँ। तो एग्जैक्टली ये प्रेफरेंस जो है वही होता है कंज्यूमर प्रेफरेंस। जैसे यहाँ पे जो दो बंडल दिया गया है, दो बंडल, ठीक है, बंडल वन और ये बंडल ए और बंडल बी। अगर मैं बोलूंगा कि आपको इस दो बंडल में से कौन सा पसंद है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे बंडल ए पसंद है, बंडल बी पसंद नहीं है। तो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है हम उसको एक रिलेशनशिप पे कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस और ए प्रेफरेंस रिलेशनशिप। तो अगर एक कंज्यूमर बोलता है कि मुझे ही स्ट्रिक्टली, ध्यान रखिए यहाँ पे कि अगर एक कंज्यूमर बोलता है कि स्ट्रिक्टली प्रेफर्स ए ओवर बी, देन आपको ऐसे सिंबलाइज करके लिखना पड़ता है, दिस इज ए ओवर बी, स्ट्रिक्टली प्रेफर्स। अगर कोई बोलते हैं आपको वीकली प्रेफर्स, मतलब ही इज आज हैप्पी as इन बोथ ऑफ दी बंडल्स, मतलब उसको ए और बी में से ए तो पसंद है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको बी में भी उतना सेटिस्फेक्शन मिलता हो। अगर ये कंज्यूमर बोलता है कि इट इज इनडिफरेंट, मतलब वो दोनों जो बंडल है दोनों ही उसको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक स्ट्रिक्टली, एक वीकली और एक है इनडिफरेंट। ठीक है, ठीक है। अब जो हम अगले जाएंगे, ठीक है, अभी जो हम जाएंगे तो वो होगा कि कुछ कुछ असम्पशंस है, जैसे कि कुछ कुछ असम्पशंस है जो हम लोग कंज्यूमर थ्योरी में मतलब आ, ये करते हैं। ठीक है, तो वो असम्पशंस क्या है, पहला असम्पशंस ये रहेगा, पहला असम्पशंस ये रहेगा कि आ, जो प्रेफरेंसेस है कंप्लीट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता सकता हूँ ये एक्शियम्स जो है वो क्यों
बहुत ही जरूरी है। देखिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस जो होता है वहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक उसको फॉर्मलाइज करते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस इज ह्यूमन बिहेवियर। आपको ये पसंद है, आपको ये नहीं पसंद है, आपके पास कुछ ऑप्शन है, आपको क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब आप कभी भी कोई पॉलिसी डिजाइन करते हो, तो फिर आपको ये ध्यान में देना पड़ता है कि वो पॉलिसी काम करेगा या नहीं करेगा, तो लोग क्या प्रेफर कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको ये ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया ना, उस कंज्यूमर थ्योरी को फॉर्मलाइज करने के लिए हमने इतने सारे जो 5 एक्सियम्स है हमने लिए हैं। और कोई प्रेफरेंस अगर ये 5 एक्सियम्स को मानता है, देन वी कॉल देम एज ए वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। ठीक है, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सियम्स एंड ये हो गया आपका वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। तो पहला एक्सियम क्या है? पहला एक्सियम्स ये है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब क्या होता है, अगर आप कोई इंसान को 2 बंडल दे देंगे, ठीक है, अगर आप कोई इंसान को 2 बंडल दे देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उसको ए ए से ज्यादा पसंद उसको बी आएगा, या बी उसको ज्यादा पसंद आएगा, नहीं तो दोनों का इंडिफरेंट। इन तीनों सिचुएशन में से कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अगर कोई भी मतलब आपके प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए, अगर मैं आपको 2 बंडल देता हूँ, तो आइदर इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन जो है वो आपका सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीटनेस। मतलब आप कोई भी ऑप्शन देते हो तो ये जो प्रेफरेंस है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है। मतलब ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीटनेस। सेकेंड आता है रिफ्लेक्सिव। अगर बोलते क्या चाहिए, ऐसा कोई हो सकता है कि अगर आपको वही बंडल है क्या, तो फिर ऐसा हो सकता है अगर आप सेम बंडल देते हो, सेम बंडल इज वीकली प्रेफर टू इटसेल्फ। हाँ, आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आ सकते हो कि यहाँ पे बोल सकते हो कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा तो इंडिफरेंट रहेगा, इसलिए वीकली प्रेफर्ड है कि आपके जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस की जो रिलेशनशिप है वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, कोई है, ए इज इटसेल्फ एक बंडल हो सकता है। ठीक है, थर्ड थिंग है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी बहुत ही इजी है। अगर आपको ए पसंद है बी से, मतलब आप यू आर प्रिफरिंग ए ओवर बी एंड यू आर प्रिफरिंग बी ओवर सी, देन यू आर प्रिफरिंग ए ओवर सी ऑब्वियसली। अगर आप जैसे कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, देन ऑब्वियसली एक्स इज ग्रेटर देन जेड। उसी हिसाब से यहाँ पे जो प्रेफरेंस है उसको ये एक्सियम सेटिस्फाई करना चाहिए। ये एक्सियम क्या है? ये एक्सियम कहता है कि इफ आई प्रेफर ए टू बी, जब मेरे पास 2 ऑप्शन है ए टू बी, मैं प्रेफर करता हूँ ए। और जब मेरे पास एक अलग सिचुएशन में अगर मेरे पास बी और सी ऑप्शन है, मैं प्रेफर करता हूँ बी। इसका मतलब बी सी से अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ऑब्वियसली सी से अच्छा हुआ, क्योंकि ए बी से अच्छा है और बी सी से अच्छा है, इसलिए ए मस्ट बी वीकली प्रेफर टू सी, वीकली प्रेफर टू सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ये है इफ कंडीशन। अगर आपकी इफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ध्यान रखिए, अगर आपकी इफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन ये होगा। सो दिस इज इम्प्लीकेशन, अगर ये दोनों है देन दिस विल हैपन। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। देन प्रेफरेंसेस आर नॉन सैटिएटेड। नॉन सैटिएटेड मतलब आपका ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको वही पसंद है। इकोनॉमिक्स में जो हमने ये एक्सियम लिया कि अगर आप एक इंसान को जितना ज्यादा दोगे वो उतना खुश होगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक बंडल ऐसा है x1 और x2, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि नहीं मुझे x1 और x2 है, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने x1 से थोड़ा सा और ऐड कर दिया, x2 से थोड़ा सा ऐड कर दिया, सोचा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, मतलब b इज मोर देन a विथ रिस्पेक्ट टू x1 विथ रिस्पेक्ट टू a2। अगर ऐसा होता है देन b इज ऑलवेज वीकली प्रिफर्ड ओवर a, मतलब अगर मोर इज बेटर, मतलब जो b है if it is more than a then b is preferred. So this is also sometimes called as monotonicity property of the preference. मतलब अगर आपका मोनोटोनिसिटी है, मतलब कि मोर आपका बंडल में क्वांटिटी है, देन आपको प्रेफरेंस उस तरफ से जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व। मैंने ये क्या किया, मैंने आपको 4 एक्सियम्स के बारे में बताया, प्रेफरेंस 4 एक्सियम के बारे में बताया। पहला था क्या, कंप्लीटनेस, सेकंड था रिफ्लेक्सिविटी, थर्ड था ट्रांजिटिविटी, और जो फोर्थ है वो है प्रेफरेंसेस आर नॉन सैटिएटेड। ठीक है, ये चारों आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस सेट, कभी कभी हम इंडिफरेंस सेट भी बोलते हैं। तो इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इंडिफरेंस सेट ऐसा होता है कि अगर एक बंडल आप करते हैं, सपोज x1 एंड x2, सपोज बंडल ए, आप हम देख सकते हो बंडल ए, those those who give equal satisfaction as of A, then we call them as the indifference curve. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो बंडल है ये वही बंडल्स है जो दोनों के साथ एक दूसरे का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मतलब, तो आप ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख सकते हो, ये जो लाइन है वो क्या है कि ये वो लाइन है जो कहता है कि ये वही बंडल्स है जिनका सेटिस्फेक्शन जो है ए के साथ बराबर। लेकिन सिंस मोर इज बेटर, ये जो है ये ऑब्वियसली ए से अच्छा है और दे आर वीकली प्रिफर्ड टू ए। समझ में आया? सो दे आर एटलीस्ट एज गुड एज ए। सो ये होता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल, आपको ध्यान पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल बंडल्स दैट आर इनडिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। दिस इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। हम बाद में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व आप कैसे डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये आ गया स्टेप। अगर आपको किसी ने प्रेफरेंस दे दिया, यूटिलिटी फंक्शन दे दिया x1 एंड x2, तो फिर आप कैसे ड्रॉ करेंगे ना। स्टेप 1, चूज सेटिस्फेक्शन लेवल 1। आप क्या कीजिए, उसके बाद इसको 1 के साथ इक्वेट कर दीजिए। उसके बाद अगर आप देखिए इस फंक्शन में x1 और x2 है, ठीक है, x1 और x2 है, तो फिर क्या होगा, आप क्या कीजिए ना, x2 को x1 के हिसाब से एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए x2 इज अ फंक्शन ऑफ x1 नाउ यू कैन प्लॉट इट इन ए xy प्लेन, ठीक है, x1 x2 प्लेन। जो होगा वो होगा आपका इंडिफरेंस कर्व फॉर लेवल 1। सिमिलरली आप एक लेवल 2 चूज कीजिए, उसके बाद फिर से ये स्टेप जो है आपको इक्वेट कर दीजिए 2 के साथ, फिर से लिखिए x2 एज ए फंक्शन ऑफ x1, ठीक है, फिर से उसको प्लॉट कीजिए। जैसे कि आप 1 के लिए ये प्लॉट होगा, 2 के लिए ये प्लॉट होगा, 3 के लिए। यहाँ पे क्या है ना, आप ये जो फंक्शन को आप बस इक्वेट कर रहे हैं। कभी 1 के साथ कीजिएगा तो ये आएगा, 2 के साथ आएगा, 3 के साथ ये आएगा, तो ऐसे आएगा। जब ऐसे हो जाता है देन आपको ये बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व्स होता है वही सेट जिसमें आपका जो यूटिलिटी है वो दोनों तरफ से सेम है, ठीक है। ना सबसे बड़ी पॉइंट बात जो है यहाँ पे ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हमने जो लास्ट सेक्शन में देखा, सो दे डोंट इंटरसेक्ट, ठीक है, दिस इज डोंट इंटरसेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कोई भी क्वेश्चन में आपको आ सकता है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सपोज हम उसको अभी प्रूफ करेंगे। सपोज वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए ये जो डायग्राम, सपोज ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखिए ये जो y और z और x दोनों का यूटिलिटी सेम होगा, क्योंकि y का यूटिलिटी, y से जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना z से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, z से सेटिस्फेक्शन जितना मिलेगा आपको x से भी उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और x से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उतना आपको w से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो इस इंडिफरेंस कर्व में है। इसका मतलब y एंड w आर इंडिफरेंट, y एंड w आर इंडिफरेंट। बट आप देखिए ये जो सेट है ये तो मोर इज बेटर, ये तो ऑब्वियसली w जो है हमेशा स्ट्रांगली प्रिफर्ड होगा, मतलब स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड होगा y से, ठीक है। तो इसी के हिसाब से क्या होता है, आप एक तरफ से प्रूव करते हो, नहीं, एक तरफ से आप प्रूव करते हो कि y इज इंडिफरेंट टू w, एंड तब फिर से प्रूव करते हो कि w इज आल्सो स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड टू y। ये दोनों तो नहीं हो सकता,
So therefore this contradicts. Therefore this contradicts. Hence two indifference curves cannot intersect. समझ में आया? हमने पहले assumption क्या लिया कि suppose they intersect, this will happen. But if this is going to happen, okay, will happen, then y and w will happen. But though if y and w are indifferent sets, then w is strictly proportional to y, but they are not lying on the same indifference curve, right? So therefore it violates the transitivity property. It violates the transitivity property. Therefore जो assumption हमने लिया था कि they are intersecting, this is wrong. So they cannot intersect. Okay, so this is the proof. ना उसके बाद आएगा हमने जो कॉन्फ्रेंस ये प्रूफ किया था इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, यहाँ पे सेट प्रूफ किए थे हमने, दैट इज योर वीकली प्रिफर्ड सेट. ना अभी हम प्रूफ करेंगे कि एक कि कन्वेक्सिटी क्या होता है, कन्वेक्सिटी ऑफ अ प्रेफरेंस. आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये जो ब्लू लाइन है दैट इज योर इंडिफरेंस कर्व, उसके ऊपर जो ब्लू रीजन है वो है आपका वीकली प्रिफर्ड रीजन. अगर आप दोनों पॉइंट्स लेंगे इंडिफरेंस कर्व पे, ए और बी, ये ए है और ये बी है, आप उनका ना कोई एवरेज लेंगे. कैसे एवरेज लेते हो? आप एक टी चूज करते हैं जो 0 to 1 के अंदर है, आप टी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो और 1/t जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करते हो. सो देन दिस बिकम्स द weighted average of the bundle A and bundle B. Then this will lie here, क्योंकि ये A और B है, ये एक स्ट्रेट लाइन का ज्वाइन करेंगे और ये जो है यहाँ पे लाई करेगा. सो एवरेज बंडल जो है ये यहाँ पे लाई करेगा. अब बताइए ये जो एवरेज बंडल अगर इसमें लाई करता है and it is weakly preferred, then we call it as a convexity of the preference. Then the preference is convex. लेकिन अगर आप सेकेंड डायग्राम को देखेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेकिन अगर उसका बीच में एक जगह है, ऐसा आप ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, उसके बीच में एक ऐसा जगह है जो बाहर है, इसीलिए ये जो वीकली प्रिफर्ड स्टेट के अंदर नहीं आता है. देयरफॉर दिस इज ए व्हाट? नॉन कॉन्वेक्स प्रेफरेंस. दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, दिस इज नॉन कॉन्वेक्स प्रेफरेंस. बट यहाँ पे देखिए एक अलग टाइप का है. ये एक तो है ये आप ज्वाइन करते हो तो सारा का सारा जो एलिमेंट है पूरे के पूरे बाहर है, कोई भी प्रिफर्ड सेट में नहीं आता है, वीकली प्रिफर्ड सेट में. सो इट इज ऑब्वियसली नॉट कॉन्वेक्स. लेकिन ये हमेशा बाहर रहता है. लेकिन ये डायग्राम में क्या है, कभी कभी बाहर रहता है, कभी कभी अंदर रहता है, कभी कभी बाहर, कभी कभी अंदर. सो इसकी जो प्रेफरेंस है कॉन्केव प्रेफरेंस, ये उसको हम क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं कॉन्वेक्स का, उसको बोलते हैं कॉन्केव प्रेफरेंस. गॉट इट? उसका हम बोलते हैं कॉन्केव प्रेफरेंस. मैं अभी जो मेरा वेबसाइट में जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें जो मैं दिया हूँ एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में मैंने कुछ प्रेफरेंसेस आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा, पूछूंगा सवाल कि आप इनमें से बताइए कौन कॉन्वेक्स है, कौन नॉन कॉन्वेक्स है और कौन वो है क्या कॉन्केव. तो आप उसको एक्सरसाइज को करना पड़ेगा. तो अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने ये सीखा है कि व्हाट आर द मेन, मतलब व्हाट आर द मेन 4 axioms that we have discussed. ठीक है. Then we have discussed about the indifference curve. Second, we also discussed how to plot it. Then third, we discussed that two indifference curves cannot intersect with each other, right? And then we proved that what is convexity of preference. ठीक है, आप convexity of preference क्या है आप पता कर सकते हैं डायग्रामेटिकली. ठीक है, उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने के बाद हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पढ़ेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस. सो पहला आता है सब्स्टिट्यूट. क्या सब्स्टिट्यूट होता है कि सपोज मैंने आपको एक जैसे कि पेंसिल दिया, एक पेंसिल, दोनों ब्लैक मतलब ग्रे पेंसिल है, लेकिन दोनों का जो आउटसाइड कलर है किसका रेड है और किसका सपोज ब्लैक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपको तो लिखना है. आपके पास अगर 5 पेंसिल है, उनमें से 3 ब्लैक कलर का हो
दो रेड कलर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक ब्लैक कलर का हो, 4 रेड कलर नहीं पड़ता। सो मैथमेटिकली तो ये होता है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब रेड रेड पेंसिल हो या ब्लैक पेंसिल, दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई बोलेगा नहीं मुझे 5 चाहिए, अगर बोले अच्छा ठीक है मेरे पास तो 5 चाहिए आपको, मेरे पास मतलब आप 3 है ब्लैक और 2 सपोज रेड है, कोई आपके बोला ठीक है मैं आप 4 ब्लैक ले लीजिए, 1 रेड ले लीजिए, दैट इज आल्सो फाइन। सो दे कॉल इट ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकली होता है फॉर्मेट, जो हम यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं, वो ऐसे होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप इसको लिखते हो, आप हमेशा ए और बी को ना ग्रेटर देन 0 बताइए। अगर आप ए और बी को ग्रेटर देन 0 नहीं बताते हैं, देन क्या होता है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो वायोलेट होता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सपोज बी नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब x2 इज नॉट ए गुड बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर डिसलाइकिंग इट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और बी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आता है, अगर आप ए और बी को 1 लेंगे, ठीक है, अगर ए और बी का 1 लेंगे तो फिर ये ऐसे बनेगा, जिसका इंडिफरेंस कर्व है ऐसे। देखिए मैंने आपको बोला था इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करना। सपोज x1 x2 ये जो है इंडिफरेंस कर्व, सपोज x1 plus x2 equal to 1, then x2 is equal to 1 minus x1, this line। सपोज आप इक्वल टू 2 कर दीजिए, देन x2 will be 2 minus x1, this line। अब समझ में आ रहा है? अगर आप 3 कर दीजिए तो x2 will be 3 minus x1, will be this line। So in this way you have to plot the indifference curves। क्लियर? तो इंडिफरेंस कर्व किससे प्लॉट करेंगे, x1 plus x2 जो होगा अब उसको इक्वेट करते रहेंगे डिफरेंट लेवल से, x2 को लिखेंगे x1 के हिसाब से, देन so इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। उसके बाद परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, देखिए आपके अगर जैसे कि जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको माना जाता है कैसा होता है कि अगर आप जो राइट शूज और लेफ्ट शूज पहनते हैं, ठीक है, अगर आपके पास 5 राइट शूज है और 10 लेफ्ट शूज है, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उसमें से सिर्फ 5 पेयर ही बन सकते। अगर आपके पास 10 लेफ्ट शूज है, 10 लेफ्ट शूज है, लेकिन बहुत 2 राइट शूज है, इसमें 2 ही पेयर बनेगा। सो उनमें से तो मिनिमम होगा, आप उतना ही पेयर बना सकते हैं। समझ में आया? अगर मैं आपको बोलूंगा, अब बताइए कि आपके पास 100 का लेफ्ट शूज है और 1000 का राइट शूज है, तो आप 100 ही पेयर बनाएंगे, राइट? अब बाकी जो 900 है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो ऐसा है, मिनिमम ऑफ दिस। तो अगर आप सबसे स्टैंडर्ड A1 इक्वल टू 1 B1 इक्वल टू लेंगे, वहां पे भी आपको ऐसे आ जाएगा। हम यहाँ पे भी वही ध्यान रखना पड़ेगा, आपके A1 A B और B ग्रेटर देन 0 होना। तो हमेशा अगर आप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो उसका ऐसा होगा, और मिनिमम ऑफ x1 और x2 है तो इसलिए इसका इंडिफरेंस कर्व ऐसा है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास ये है, देखिए आपके पास राइट शूज ज्यादा है लेकिन लेफ्ट शूज कम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट शूज ज्यादा होने से क्या होगा, लेकिन आपको तो उतना ही चाहिए, लेफ्ट शूज जितना है उतना ही बनेगा। समझ? ये इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट शूज भी ज्यादा है, राइट शूज भी ज्यादा है, तो वो ये बनेगा। समझे? ये उसका इंडिफरेंस कर्व। और होते हैं सैचुरेटेड प्रेफरेंस। सैचुरेटेड प्रेफरेंस क्या होता है, ये देखिए सैचुरेटेड प्रेफरेंस होता है कि एक पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट, उसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं ब्लिस पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट और ब्लिस पॉइंट, वो क्या होता है ना, यही बंडल है जो सब बंडल से सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। तुम चाहे यहाँ हो ज्यादा, तो ये क्या करता है, ये मोनोटोनिसिटी को वायोलेट करता है। मोनोटोनिसिटी में क्या था, मोनोटोनिसिटी में ये था कि आप अगर ज्यादा मिल रहा है बंडल, आपको वो प्रिफर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा नहीं, हमको बस यही चाहिए। ठीक है, सो ये सैचुरेटेड प्रेफरेंस, दिस वायोलेट्स द मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। उसका एक फॉर्मेट जो है वो ऐसा है। ठीक, आप देख सकते हैं टिपिकल, उसका कोई ज्यादा सही फॉर्मेट नहीं है।
उसके बाद आता है बैड और गुड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि हमने जो इनिशियल स्टेज में लिए थे हमने गुड टू गुड्स लिए थे, तो इसलिए हमको मोनोटोनिसिटी प्रिफर आता है। यहाँ पे क्या है, बैड और गुड है। यहाँ पे जो पेपरोनी है वो गुड है और एनकप्स है वो बैड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्क में बैठे हो, पार्क में अगर बैठे हो आपको ये बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है, तो वो आपके बैड, आपको गंदा स्मेल पसंद नहीं है, आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उस पार्क में ज्यादा एयर क्वालिटी है, आपको उसकी प्रेफरेंस है। तो आप ये जो इंडिफरेंस का क्या कहते हैं कि आप अगर राइट साइड पे आते हो, जो राइट साइड जो है वो गुड है, तो आपको अच्छा है। लेकिन आप हमेशा अवॉइड करते हो लेफ्ट साइड पे, ठीक है, आप हमेशा अवॉइड करते हो लेफ्ट साइड। और इसका क्या है कि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे, वो सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ये हो सकता है कि ये आपका वोलाटिलिटी है, आपको वोलाटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन राइट साइड क्या होता है, रिटर्न हो सकता है, तो आपको रिटर्न बहुत पसंद है। जो कैपिटल मॉडल होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वो इसको यूज करता है कि रिटर्न जो है उसको पसंद सबको है, लेकिन वोलाटिलिटी किसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल में दिया हूँ जिसके जो है बैड और गुड समझ में, आपको बैड और गुड क्या होता है। इसलिए आप जब हमेशा इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं ना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बैड और गुड दोनों क्या होते हैं और उनको दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रल गुड। न्यूट्रल क्या गुड होता है, क्या कि आप उस एलिमेंट कुछ भी दे दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पेपरोनी जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा हायर द पेपरोनी आई विल प्रीफर हैव दैट मॉडल। लेकिन एंचोवीज जितने भी मुझे दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जितने भी दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करूं, एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मुझे एक मूवी पसंद है, ठीक है। अगर कोई मुझे मूवी पसंद है, मुझे मूवी भी पसंद है और मैं अगर वहां पे जाता हूँ तो मैं कुछ पॉपकॉर्न्स खाता हूँ। लेकिन मेरा पॉपकॉर्न्स के लिए कोई ये नहीं है, मुझे मूवी बहुत पसंद है। तो मैं समझ में आया। तो मूवी चाहे मूवी मुझे पसंद है, तो मूवी में हफ्ते में कितना मूवी देखता हूँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अगर मुझे मूवी में पॉपकॉर्न मिलता है दैट्स ओके, अगर नहीं मिलता दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन मुझे मूवी बहुत पसंद है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी एक प्रेफरेंस बन सकता है। ध्यान रखिएगा इस प्रेफरेंस पे, जब हम बोलते हैं x2 इज न्यूट्रल, x2 इज न्यूट्रल, तो आपका यूटिलिटी फंक्शन में x2 आता ही नहीं, क्योंकि आपका जो प्रेफरेंस है वो दैट इज ओनली डिपेंड ऑन x। आपको ज्यादा x चाहिए, x1 चाहिए, तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x2, देयरफॉर ये जो है आपका, ये जो आपका है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या प्रेफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा, पहले पढ़ा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट, उसके बाद परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ा, उसके मैथमेटिकल फॉर्मेट, उसके बाद हमने पढ़ा सैचुरेटेड प्रेफरेंस, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट, देन उसके बाद हमने पढ़ा क्या बैड्स एंड गुड्स, उसके बाद हमने न्यूट्रल गुड के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल लर्न अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब हाउ मच ए पर्सन is willing to substitute one good for another good to get the same level of satisfaction. For example, आप सपोज एक प्रेफरेंस दीजिए x1 plus x2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, उसका कितना मिलता था सेटिस्फेक्शन। सपोज वो x1 4 लेता है और x2 5 लेता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन हो गया 9। सपोज किसी ने उसको बोला कि मैं आपसे x1 एक यूनिट कम कर लूंगा, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे 9 पाने के लिए आप मुझे x2 और एक यूनिट देना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब अगर आप उसको एक ले रहे हो उसके बदले में आप उसको एक दे रहे हो, तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हुआ दैट इज हियर इज -1, दैट इज हियर इज -1, क्योंकि आप जो सब्स्टिट्यूशन आप दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ और देना पड़ रहा है, क्योंकि नेट अनदर गुड का कुछ और देना पड़ता है एडिशनल दैट टू गेट द सेम सैटिस्फैक्शन। नाउ इफ यू टेक अनदर एग्जांपल where utility function is like this, then अगर utility function ऐसा है तो फिर क्या है आपका कि suppose again same bundle 4 and 5, so here how much you are getting, 4 into 2 that is 8 plus 5 13, so you are getting utility of 13। suppose someone takes के अच्छा ठीक है, मैं अभी आपसे एक ले लूंगा, मैं अभी आपसे एक ले लूंगा, अगर आप एक ले लेंगे तो मेरे पास x1 कितना होगा 3 into 6 6 plus 5 6 plus 5 is 11। सो मतलब मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे 13 चाहिए, तो उसके बदले में आपको मैं
2 एडिशनल यूनिट ऑफ x2 दूंगा, 2 एडिशनल यूनिट ऑफ x2 दूंगा, ठीक है। तो ये जो 2 एडिशनल यूनिट ऑफ x2 दूंगा, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन। सो हियर द सब्स्टिट्यूशन रेट इज -2, ठीक है। मतलब to take one to take away one additional unit of x1, then I have to give you 2 unit of additional x2 so that you will have the same level of satisfaction. अगर हम उसको थोड़ा सा यूटिलिटी फंक्शन में देखें, यूटिलिटी फंक्शन में देखें, अगर सब आप x1 x2 कंज्यूम कर रहे हैं here, ठीक है, और आपको u1 जो है सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, मतलब आप वो कंज्यूम कर रहे थे जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन u1 बार मिल रहा था। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मार्जिनली चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x1, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x2। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 0 बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माय यूटिलिटी लेवल, आई एम नॉट चेंजिंग माय यूटिलिटी लेवल, आई वांट टू गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो फिर दिस बिकम्स दिस बिकम्स दिस and this becomes this, right? So ये जो हो गया, this is your marginal rate of substitution। ये डिपेंड करता है आपकी इंडिफरेंस कर्व के पावर। अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, आप यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वहां पे जो स्लोप होगा, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो उसके बाद जो फाइनल असम्पशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मतलब क्या होता है, अगर आप गुड वन दैट इज है आपके पास, ओके, सपोज यू द अमाउंट ऑफ गुड वन द पर्सन इज विलिंग टू गिव अप फॉर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ गुड टू इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ गुड वन इंक्रीजेस, ठीक है। लाइक कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको आपके पास बहुत ज्यादा x1 गुड वन है, तो आपको जो सेक्रीफाइस होगा ना वहां पे, वो वहां पे बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बहुत गुड वन है, अगर मैं वो एक यूनिट भी करता हूँ तो मुझे कम चाहिए गुड टू उसको ऑफसेट करने के लिए। एक्चुअली दिस इज द डिमिनिशिंग, हायर इज द गुड वन, सो द अमाउंट ऑफ गुड वन द पर्सन इज विलिंग टू गिव अप, ओके, फॉर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ गुड टू इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब आप देने के लिए कितने राजी हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा गुड वन है तो आप आराम से एक थोड़ा सा गुड वन दे सकते हो और गुड टू कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर द मोर यू हैव वन गुड, द मोर यू आर विलिंग टू गिव सम ऑफ इट इन एक्सचेंज ऑफ द अदर गुड। ये जो इंपॉर्टेंट है मार्जिनल डिमिनिशिंग, इंपॉर्टेंट। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये आपका वेल बिहेव प्रेफरेंस है, देन ये सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब ये कहता है कि अगर ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, अगर आप इस तरफ से आते हो ना, देन दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन टेंड्स टू जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तभी होगा जब आपकी जो प्रेफरेंस है वो एक वेल्ड प्रीफर्ड प्रेफरेंस होगा, और ये जो वीकली प्रीफर्ड है वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा। ध्यान रखिए, ये जो वीकली प्रीफर्ड सेट होगा वो एक कॉन्वेक्स होगा। तभी क्या होगा, आपका ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपको सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमने यहाँ पे आज हमने क्या पढ़े हैं, हमने आज पूरा का पूरा मतलब जो कंज्यूमर थ्योरी में पहले हमने बेसिक ए बी का डिफाइन किया, उसके बाद हमने पूरा का पूरा एक्सियम्स डिफाइन किया। अब आप इस लेक्चर के बाद आपको पता चल गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय ये प्रेफरेंस, व्हाट डू मीन बाय and what are the main axioms to make a preference a well behaved preference, कौन सा एक्सियम्स है। प्लस उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। और आपको इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व आप कैसे प्लॉट करते हैं, और टाइप्स, उसके बाद आपको पता चला गया होगा कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ द प्रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद आपको पता चला कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस में द डिफरेंट प्रेफरेंसेस एंड देयर मैथमेटिकल फॉर्मूला। उसके बाद आपको पता चला होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, और मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन
का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हाउ मच आर यू विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, और उसका डिराइवेशन क्या है। डिराइवेशन क्या है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे यूटिलिटी फंक्शन, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका जो मेन जो यूटिलिटी फंक्शन में कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो फिफ्थ लास्ट वाला जो दिया हमने एक्सियम, वो होता है कि एक वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस होगा, तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे आपका होल्ड करे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि यूटिलिटी फंक्शन क्या है, और यूटिलिटी फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज में ये पढ़ाऊंगा कि what are the main different types of utility function, their mathematical format, and how to derive MRS and diminishing law of marginal utility, इस सब बारे में मैं आपको उसमें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड वाचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स who are having economics as well as please subscribe this channel, and so this gives me motivation to do the videos. Okay, so take care, all the best, thank you.